नमस्कार साथियों, कक्षा 6 इतिहास पुस्तक का हमारे अतीत फर्स्ट उसका दूसरा अध्याय आज अपन देखेंगे। तो देखते हैं दूसरा अध्याय। आरंभिक मानव की खोज में। तो तुषार की जो रेल यात्रा है उसके बारे में देखते हैं कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तुषार है जो अपने रिश्तेदार की शादी में चेन्नई जा रहा था, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। और रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। जो विंडो सीट है, खिड़की वाली सीट है, वो मिल गई। और जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। जहाँ से वो क्या है कि बाहर का नज़ारा है जो देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे। पेड़ पौधे हैं वो बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। कितने साल पहले? मात्र 150 साल। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई बस है जो उसके कुछ दशक बाद आई। और तुषार है जो सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो देखते हैं आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे। तो हम उन लोगों के बारे में हैं जो जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखिर तक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। और फल फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। पेड़ पौधों की जो अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। इसीलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। जो पेड़ पौधों से खाद्य पदार्थ मिलते थे वो भोजन के लिए क्या थे? अत्यंत महत्वपूर्ण थे। लेकिन ये सब कर पाना बिल्कुल क्या है, आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं। क्या है कि ऐसे जानवर भी हैं जो हमसे तेज़ भाग सकते हैं तो उनको पकड़ भी नहीं सकते हैं। ऐसे कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे हैं जो जहरीले उसका अपन खाने के लिए उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। यदि शेर का शिकार करने जाए तो शेर अपना शिकार कर दें। जानवरों के शिकार चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे हैं वो खाने योग्य होते हैं। क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं, कई तरह के पौधे हैं वो विषैले भी होते हैं। और साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती है, कब फल पक रहा है। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरे जगह पर घूमने रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। कितने कारण हो सकते हैं? 4 कारण। नंबर 1, पहला कारण है यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर है जो समाप्त कर देते। यदि एक स्थान पर ज़्यादा रहेंगे तो जो फल है, फूल है और जानवरों को खाकर समाप्त कर देंगे। इसीलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था क्योंकि खाना खत्म हो जाता था। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। दूसरा कारण ये है कि जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो शिकारी भी उनके पीछे पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। मौसम के अनुसार सर्दी के मौसम में दूसरे स्थान पर जाते होंगे, गर्मी के मौसम में दूसरे स्थान पर जाते होंगे। तो तीसरा कारण है ये।
और चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधा का जीवित रहना संभव नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। पानी है जो झीलों हैं, झरनों हैं, नदियों में मिलता था। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, तो कुछ झीलों और नदियों का जो पानी है वो बारिश के बाद ही मिल पाता है। तो कुछ नदियाँ वो बारहमासी होती है, उसका पानी सूखता नहीं, और कुछ नदियाँ हैं जो सूख जाती, तो जहाँ से नदियाँ सूख जाती है तो वो दूसरी नदियों के पास में चले जाती है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। तो रिश्तेदारों से मिलने भी लोग इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना ज़रूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। सब लोग ये पैदल यात्रा किया करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक मानव है, इसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिसका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह किया करते थे। जिसका निर्माण या उपयोग है जो आखिर तक खाद्य संग्रह है वो किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। तो औजार है जो पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के बनाए होंगे, और इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ये पत्थरों के औजार है जो आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए भी औजार थे। हड्डियां और मांस को काटने के औजार भी थे। पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग है जो उतारने के, पेड़ों की खाल है और पेड़ों की छाल है, जानवरों की खाल है। कुछ एक के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ कुछ है जो भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। कुछ औजार ऐसे थे जिससे लकड़ियां काटी जाती। लकड़ियों का उपयोग है जो ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। और लकड़ियों का उपयोग है जो जलाने के लिए लकड़ी उपयोग में ली जाती, उसके साथ साथ झोंपड़ियां बनाने और औजार बनाने में भी उपयोग किया जाता था। पत्थर से बने औजार, तो ये पत्थर से बने प्राचीनतम औजार हैं। ये जो पत्थर से बने हैं ये प्राचीनतम औजार हैं, और इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। ये दूसरा है जो इसको कई हजार साल बाद बनाया गया, और इन्हें और भी बाद में बनाया गया। ये औजार है, इनको और भी बाद में बनाया गया। इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया। इनको है जो 10,000 साल पहले बनाया गया। ये बीच में एक और ये गुटका प्राकृतिक पत्थर है। ये गुटका है जो प्राकृतिक पत्थर है। पत्थर के औजारों का उपयोग वह इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को छीलने के लिए किया जाता था। ये दो है। रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहां पर आखेट खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। कुछ पुरा स्थल है जो नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। तो ये पूरा पाषाण काल का। और नवपाषाणिक पुरा स्थल है, महापाषाणिक पुरा स्थल है, आरंभिक गांव है, और आधुनिक नगर है। ये अपना आधुनिक नगर है मुंबई। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, और जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। लोग पत्थरों की जगह ढूंढते थे और पत्थरों से औजार बनाते थे, उस स्थलों को लोग हैं जो उद्योग स्थल कहते थे। और हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं, और ऐसे उपकरण मिलते हैं, पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं, तो हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। इन्हें जो पत्थरों के टुकड़े हैं वो लोग इनको स्थान पर छोड़ गए होंगे क्योंकि टूट गए होंगे, ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर
मिलते हैं, क्योंकि औजार बनाने के बाद बाद में जो औजार को तराशने के अंदर जो टुकड़े बच जाते थे वो भी हो सकते हैं। कभी-कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। उनको आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण यानी पत्थर के औजार। पाषाण उपकरणों के प्राय 2 तरीकों से बनाया जाता था। कितने तरीके? 2 तरीके। पहला है पत्थर से पत्थर को टकराना। पत्थर से पत्थर को टकरा कर औजार बनाते थे। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था, उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ा जैसा इस्तेमाल होता था। अब जो अपन हथौड़ा का इस्तेमाल करते हैं, उस समय पर पत्थर को पत्थर से टकरा कर औजार बनाते थे। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। दूसरे तरीकों को दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और उस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। तो दूसरा तरीका ये पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से एक ये दर्शाई गई है। बताओ ये कौन सी तकनीक है? ये पत्थर से पत्थर को टकरा रहे हैं। आग की खोज। कर्नूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं और इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग यहाँ आग जलाना सीख गए। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए। आग का इस्तेमाल है जो उजाला करने के लिए, प्रकाश के लिए किया गया होगा। मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए आग का उपयोग किया होगा। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। कई क्षेत्रों में जो घास वाले मैदान बनने लगे, इससे हिरण है, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। अब घास वाले मैदान बढ़ेंगे तो वहाँ जानवर भी बढ़ेंगे, जैसे बारहसिंगा है, हिरण है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, सभी प्रकार के। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इसके पीछे आए। अब जहाँ जानवर होंगे वहाँ शिकारी भी आएंगे और इसके खाने-पीने की आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। ये क्या खाते हैं, इसकी प्रजनन की जानकारी है, वो हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इस जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात है सोचने लगे हो। इसकी जानकारी करने लगे कि हो सकता है वो पालने की सोच रहे हो, पालतू बनाना चाहते हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न-भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अन्य जो जैसे गेहूँ है, जौ है, धान है, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने उन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। इसको भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते-करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। छल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ ही दीवारों पर चित्र मिले हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उसमें से जो कुछ एक दीवारें हैं, उस पर क्या चित्र मिले हैं। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये शैल चित्र है। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल-मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थर के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसा साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी? जो हमें ऐसा कोई साक्ष्य मिला है तो जिससे क्या है पता चलता है कि महिलाएं शिकार करती थी, या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल-मूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन 2 बातें हो सकती हैं, महिलाएँ और पुरुष दोनों ने मिलकर कहीं काम एक साथ किया होगा। ये भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएँ करती थी
और कुछ तरह के काम हैं जो केवल पुरुष किया करते थे। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग परंपराएँ भी रही होगी। अगला है उसंगीगा सूक्ष्म परीक्षण। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कहीं पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों ने अलग-अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। यह संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थल भी हैं जो औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं और इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट हैं। कुछ पुरास्थल है वो झरनों के निकट हैं, कुछ पुरास्थल है वो जो औजार बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते हैं। अधिकांश जो औजार है वो चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो दूसरा अध्याय अपना हुआ पूरा। धन्यवाद।